नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। सन 74-75 में जब बिहार का छात्र आंदोलन अपने चरम पर था, लोग इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के विरुद्ध सड़कों पर उतरे थे। आंदोलन अपने चरम पर था। उस दौर में जन कवि बाबा नागार्जुन ने तानाशाह बन चुकी इंदिरा गांधी के विरुद्ध कुछ लाइनें लिखी थी। बेहद तीखी लाइनें थी जो खूब चर्चित हुई थी। इंदू जी आपको क्या हुआ, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को ताड़ दिया बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। उस दौर में बाबा नागार्जुन की इन पंक्तियों ने इतना काम कर दिखाया कि लोग आंदोलित हो गए, सड़कों पर उतर आए। उस दौर में उन पंक्तियों को स्वीकार किया गया, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने अपने विरुद्ध उठती आवाजों को दबाने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी, यानी आलोचनाएं नहीं सुनी गई। दरअसल एक विचारधारा है जो अपने विरुद्ध उठने वाली आवाज को दबाने की कोशिश करती है। हम लगातार छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए घपले, घोटाले और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें धमकियां भी होती है, गालियां भी होती है, तमाम अपशब्द होते हैं। इसलिए आज मैंने विचारधारा की बात की कि बाबा नागार्जुन ने जिस तरह की बातें लिखी थी, जिस विचारधारा का विरोध किया था, आज वही विचारधारा कहीं ना कहीं अपने विरुद्ध सच्चाई को सुनना नहीं चाहती। राजबोध का यह जनमंच अपने समस्त आलोचकों का स्वागत करता है, लेकिन अपशब्द और गालियां कहां तक जायज है, इस प्रश्न से आगे आज मैं विश्लेषण की इस कड़ी में छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ नए प्रश्नों को खड़ा कर रहा हूं, जहां एक बार फिर भूपेश बघेल ही कटघरे में हैं। आज हम उनके पुराने खाता भाई के बारे में बात नहीं करेंगे। आज उन्होंने जो बड़ा प्रश्न खड़ा किया है उस पर विमर्श होगा। मासूम बच्ची से जुड़ा हुआ विषय है। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक शहर भिलाई के एक नामी स्कूल डीपीएस से यह मामला जुड़ा हुआ है, जहां 4-5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ कथित रूप से यौन शोषण का मामला सामने आता है। पालकों का एक वर्ग 1 अगस्त 2024 को डीपीएस स्कूल के परिसर में हंगामा खड़ा करता है, तो वहां चौंकाने वाली बात सामने आती है कि बच्ची के परिजनों के द्वारा बार बार पुलिस के आग्रह के बावजूद एफआईआर नहीं लिखवाई गई। यहां तक मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्ची के साथ यौन शोषण नहीं होना पाया गया। इसे ध्यान में रखते हुए इलाके के एसपी जितेंद्र शुक्ला और कई अन्य पुलिस अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया यह मामला यौन शोषण से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन मौके की राजनीति करने वाले भूपेश बघेल इस घटना के 1 महीने बाद अचानक इस बारे में तब बोलते हैं जब राजनीतिक हालात कांग्रेस के अंदर उनके विरुद्ध पनपते जा रहे हैं। देवेंद्र यादव सरीखे कई जूनियर लोगों को जब आगे किया गया तो सुर्खियों में बने रहने के लिए भूपेश बघेल ने एसपी के ऊपर आरोप लगा दिया कि मामला लेन देन से जुड़ा है। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस भवन में अपने पुराने मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी अब बात नहीं बनी, तो भूपेश बघेल की सुर में सुर मिलाने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। भिलाई वाली घटना को एक बार फिर रंग देने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसी घटना जो सोशल मीडिया में चली हुई खबरों पर आधारित थी। दीपक बैज की इस कवायद के पीछे भूपेश बघेल हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता आगे आते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि जब भूपेश बघेल का शासन था तब अपराधियों को संरक्षण दिया गया। राजनीति की तू मैं से एक बात तो स्पष्ट है कि राजनीति अवसर का ही खेल है। राजनीति में अवसर तलाशा जाता है, कोशिश की जाती है किस तरह से सुर्खियां बटोर कर जनता के हितों को ताक में रखकर अपने हित को किस तरह से आगे किया जाए। इस वक्त पूरा देश कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में आंदोलित है, लेकिन इस मामले में इंडिया अलायंस और खासकर कांग्रेस के सुर दबे दबे से हैं, जबकि भिलाई के मामले में भूपेश बघेल उनकी कोठरी जिस तरह का व्यवहार कर रही है वो बेहद शर्मनाक है। ऐसी घटना जो एक मासूम बच्ची से जुड़ी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में मासूम बच्चियों के साथ ऐसे ही यौन शोषण की घटनाएं पहले भी होती रही है, लेकिन ऐसी हैवानियत के विरुद्ध तब भूपेश बघेल और उनके समर्थकों की जुबान बंद रही। मैं फरवरी 2016 की एक और घटना की तरफ
आपको ले चल रहा हूं। वो घटना भी भिलाई के एक मिशनरी स्कूल से जुड़ी है। सेक्टर 6 स्थित MGM का वो मिशनरी स्कूल जहां एक नहीं बल्कि 4 देवी तुल्य मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ। तब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, विपक्ष में कांग्रेस थी। तब भूपेश बघेल और उनके समर्थक इसलिए चुप थे क्योंकि मामला मिशनरी स्कूल से जुड़ा हुआ है और यह स्कूल कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरह सपोर्ट करता है, एक खास विचारधारा से जुड़ा हुआ है। अवसर की ऐसी राजनीति को अब जनता भी खूब समझ रही है। राजनीति के इस गिरते स्तर पर आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा हुआ एक दूसरा विषय जो राजनीति गलियारों में खासा चर्चा में बना हुआ है वह है छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को निगम मंडल आयोग में कब लिया जाएगा। सरकार बने करीब 9 महीने होने को आए हैं। ऐसे में जो ताजा जानकारी आ रही है वह यह है कि दिल्ली दौरे पे गए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है। इस बारे में जो हमारे पास ताजा जानकारी है वह यह है कि बहुत जल्द 1 दर्जन ऐसे पदों पर जल्दी नियुक्तियां होने वाली है जो सीधे तौर पर संवैधानिक मामलों से जुड़े हैं। निगम मंडल आयोगों की जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन के साथ सत्ता में भी भागीदारी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता आने के बाद 3 महीने ही हुए थे, आचार संहिता लग गई, लोकसभा का चुनाव भी हो गया, इसलिए महत्वाकांक्षा रखने वाले नेताओं का अधीर होना भी स्वाभाविक है। करीब 1 दर्जन नामों पर सहमति बन चुकी है। हमारे पास भी उन नामों की सूची आ चुकी है, लेकिन वो सूची चूंकि अधिकृत नहीं है इसलिए आज हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे ही कुछ अधीर नेताओं ने मिलकर 3 दर्जन लोगों की एक फर्जी सूची बनाई थी। उसे लेकर पार्टी के अंदर एक अलग तरह का विवाद शुरू हुआ। अंदर खाने कुछ जांच भी हुई, कुछ लोगों पर शक भी गया। क्योंकि हर बात मीडिया को नहीं बताई जाती इसलिए अपने स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोग चिन्हित कर लिए गए हैं जो कि फर्जी सूची के माध्यम से अपने विरोधियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल यह समझने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है तो क्या वहां सभी नेता और कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, और यदि असंतुष्ट हैं तो उन्हें कैसे पहचाना जाएगा। क्योंकि ढेर सारी शिकायतें आ रही है, दबे स्वर में कुछ आवाजें उठ रही है। 5 साल विपक्ष में रहने के बाद कोशिश है कि हर हालत में सत्ता में या संगठन में कहीं ना कहीं जगह मिल जाए। कोशिशें लगातार जारी है। ऐसी कोशिशों के बीच आवाज उठाने वाले और चुप रहने वाले सभी तरह के नेता और कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, वो है सदस्यता की। कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में सितंबर तक 50 लाख भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य बनाए जाएं। पुरानी सदस्यता सूची को समाप्त कर दिया गया है। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा सदस्यता वाली भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ सदस्य थे। उन 18 करोड़ सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। नए सदस्य बनाने की कवायद में ऑनलाइन सदस्यों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद ऑफलाइन की सूची भी तैयार रखी जाएगी। पहले 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था तो 11 करोड़ सदस्य बन गए। बाद के अभियान में संख्या 18 करोड़ तक पहुंच गई। अब नया टास्क एक बार फिर 10 करोड़ का तय किया गया है। यह समझने वाली बात यह है कि बार बार नई सदस्यता क्यों दिलवाई जा रही है। तो इस बारे में जो जानकारी आई है वह यह है कि फ्रेश और अच्छे कार्यकर्ताओं को जोड़ना, अच्छे सदस्यों को जोड़ना, पार्टी के अंदर जो गंदगी है उसे कहीं ना कहीं साफ करना, इसके लिए बड़े नेताओं को टास्क दिए गए हैं। सांसदों को 20,000 सदस्य और विधायकों को 10,000 सदस्य बनाने हैं। प्रत्येक बूथ से 200 सदस्य बनाने हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 25,000 बूथ है। ऐसे में 50 लाख का एक वाजिब सा टास्क रखा गया है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ की आबादी करीब 3 करोड़ है। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी के 50 लाख सदस्य बन जाते हैं तो ऐसे में आगे की चुनावी राजनीति की राह भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वाभाविक रूप से आसान हो जाएगी। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में जो अभियान चलाया जा रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नए सदस्यों के लिए काम कर रही है तो उस बारे में छत्तीसगढ़ के स्टार मंत्री OP चौधरी ने रायपुर के विवेकानंद विमानतल में पत्रकारों से कुछ खास बात की। जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला संगठन है और जो सदस्यता का काम है वो पार्टी का एक प्राइमरी काम है, प्राथमिक काम है उसको, और जो पार्टी को के लिए एक नींव का काम करती है और वह काम
1 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रथम सदस्यता के साथ फिर से प्रारंभ होगा और 2 तारीख को हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की सदस्यता होगी। 3 तारीख से जिलों में सदस्यता का अभियान प्रारंभ होगा और हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग, जो पार्टी में हम कहते हैं सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी, हर पारा, हर टोला, हर मोहल्ला के लोगों को हमारी पार्टी से, हमारी विचारधारा से जोड़ने के लिए सभी कार्यकर्ता घर से निकलेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और लोगों के साथ मिल करके, लोगों को कन्विंस करके हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा को समझाते हुए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं, सत्ता को एक साधन मात्र मान करके राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए काम करने वाली पार्टी है। यह बात समझाते हुए अधिकाधिक लोगों को हम सदस्यता ग्रहण कराएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में लगी है, संगठन को मजबूती देने में लगी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्ता जाने के बाद संगठन के अलग अलग धुरियां बनती जा रही है, जिसमें भूपेश बघेल साफ तौर से देवेंद्र यादव का कद बढ़ने के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के बारे में उन्होंने जो ताजा बयान दिया है, जिस तरह से बयान दिया है, उनके बॉडी लैंग्वेज को यदि आप गौर करें, बोलने के तरीके को यदि आप गौर करें, तो आपको यकीन हो जाएगा कि भूपेश बघेल आखिर महतारी वंदन योजना को लेकर इतने परेशान क्यों हैं। महतारी वंदन के साथ छत्तीसगढ़ के पावन तिहार तीजा पोरा को भी राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश भूपेश बघेल की ओर से एक बयान के माध्यम से की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने निवास में 2 सितंबर को तीजा पोरा त्योहार के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस बारे में उन्होंने मीडिया को जानकारी दी तो भूपेश बघेल खासे परेशान हो गए। 6 तारीख को तीजा है, लेकिन 2 तारीख को ही सेम हाउस में तीजा पोरा का त्यौहार मनाएंगे और उसी दिन सितंबर महीने का महतारी वंदन योजना की राशि भी जारी करेंगे। वो तो उसका कार्यक्रम है, उपहार कहाँ हुआ? अगले महीने देंगे, किसका उपहार बताएंगे? हर महीने देना है उनको, तो उपहार कैसे हुआ? उसके अतिरिक्त कुछ दे रहे हैं क्या? जो महतारी वंदन के अतिरिक्त यदि कोई दे तो उपहार कहलाएगा। महतारी वंदन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जरूरतमंद 70 लाख महिलाओं को प्रति महीने 1000 रुपए मिलते हैं। इस अभिनव पहल की देखा देखी कई अन्य राज्य भी कर रहे हैं। भूपेश बघेल की 5 साल सत्ता थी, सत्ता में दोबारा आने के लिए उन्होंने 1500 रुपए देने का वादा किया था। इससे पहले जब उनकी सत्ता नहीं थी तब वो 500 रुपए देने का वादा कर चुके थे। जब सत्ता मिली तो 500 रुपए भी नहीं दे सके। अब जब सरकार 1000 रुपए दे रही है और छत्तीसगढ़ की महिलाओं का मौजूदा सरकार को भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में यह तिलमिलाहट भी स्वाभाविक है। बदले हुए हालात में बदली हुई राजनीति किस तरह से परवान चढ़ती है, किस तरह से विचारधारा कहीं दूर जाती नजर आती है, इसे आप महाराष्ट्र की एक तस्वीर से देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं हैं, उन्होंने अपनी पिता की विरासत संभाली। बाला साहब ठाकरे जो हिंदू वीर कहलाते थे, हिंदुत्व की राजनीति करते थे, उनकी पार्टी का मूल एजेंडा ही हिंदुत्व होता था। लेकिन जो ताजा तस्वीरें आ रही है उसे आप गौर से देखिए। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, टिप्पणी आपकी ओर से आनी चाहिए कि स्वार्थ की राजनीति क्या कुछ नहीं करवा देती है। यार क्या गड़बड़ कर रहे देश के बदले हुए हालात में राजनीति जिस तरह से नए करवट ले रही है, वहां खासकर राहुल गांधी और उनके समर्थक दल के लोग जाति जाति की राजनीति कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम किस जात के हो और किस जात के लोगों को कितना महत्व मिला, ओबीसी का कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, किसका कितना प्रतिशत है। ऐसी बातों से जिस तरह से लोगों में वह मनस्ता का जहर घोला जा रहा है, वह राजनीति का स्वार्थ किस कदर परवान चढ़ रहा है। ऐसे माहौल में लोग हिंदुत्व के प्रति जागरूक हो रहे हैं, धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं, समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र से एक तस्वीर आई जहां बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति कांच की बरनी में अपने साथ गौ मांस के टुकड़े लेके जा रहा था। वो खुद इस बात को ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों के सामने स्वीकार भी करता है। लोगों का आक्रोश भड़का।
जोरात बोल, पोस्ट पडेल तेव्हा कसा म्हणत होता मांडीवर बस माझ्या, जोरात आवाज बोलत होता लहानचा, आता तसा आवाज करणे तर परत बस म्हणे जागा नाही होती सीमा करके लेके जा रहा जाहिर तौर पर उनके साथ अप्रिय स्थिति होनी ही थी, लेकिन मीडिया का एक वर्ग ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई, लेकिन उस कारण को कहीं ना कहीं ढक दिया जाता है। ऐसी पत्रकारिता को आप क्या कहेंगे और ऐसी राजनीति को आप क्या कहेंगे, जहां बंगाल में डॉक्टर बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर भी राजनीति से जुड़ा हुआ एक वर्ग चुप्पी साध लेता है। बदले हुए हालात में हमें जागरूक होना होगा और समझना होगा कि राष्ट्रहित कहाँ जुड़ा हुआ है। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।